तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। भारतीय संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ रहे हैं और अनुच्छेद 13 उसी तरह का है जैसे अनुच्छेद 368 थोड़ा कठिन है। तो बहुत सारे मित्रों के मैसेज मुझे मिल रहे हैं, एक दो ने लिखा भी है कि सर थोड़ा कम समझ में आ रहा है। मेरी कोशिश यही है कि हम समझे बिना आगे बढ़ेंगे नहीं, मैं ये पहले से कह देता हूँ। जब तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ये फाइनल लाइन है, ये फाइनल है, क्योंकि ये ऑफलाइन नहीं है, ये ऑनलाइन क्लास है। इसका यही खूबसूरती है क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। तो बस मेरा रिक्वेस्ट बार बार आपसे यही रहेगा, प्लीज़ 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 पुराने वीडियोस देखें और जो भी प्रश्न हो वो टॉपिक से रिलेटेड हो। आपको एक्चुअली में आइडिया नहीं है कितने इरिटेशन हो जाता है हम लोगों को, कितने इरिटेट हो जाते हैं जब हम लोग प्रश्न आपके सामने जब प्रश्न दिखते हैं और वो प्रश्न बहुत दूर के होते हैं, टॉपिक से कोई संबंध नहीं होता, तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट, प्रश्न पूछें, टॉपिक से रिलेटेड पूछें, मैं हर प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं आया तो देख के बता देंगे भाई, इसमें क्या है। हर बात हर किसी को आए ये जरूरी थोड़ी है। तो हम बात कर रहे थे अनुच्छेद 13 की। 13 एक समझ में आया आपको क्या कह रहा है? इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले यानी 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उससे पहले का कोई भी जो कानून जो आज भी लागू है, लागू रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस कानून को किसके अनुसार होना चाहिए? संविधान के अनुसार होना चाहिए। और अगर नहीं है तो वो शून्य हो जाएगा, अवैध हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। जैसे मैंने आपको आईपीसी की धारा 497 के बारे में बताया। क्या मेरी बात को आप लोग समझ गए? 497 आज ये धारा जिंदा नहीं है। लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने उस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। लास्ट ईयर नहीं, बिफोर लास्ट ईयर। इससे आप अंदाज 2018 की बात है, आप अंदाज लगा दीजिए सुप्रीम कोर्ट के पास कितना पावर है। तो ठीक दोस्तों, अब इसको हटा देते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं धारा 2 की। धारा 1 के बाद हम लोग बात करेंगे धारा 2 की। अनुच्छेद 13(2) की क्या बात कह रहे हैं? तो अनुच्छेद 13(2), ओके, अनुच्छेद 13(2) ये कह रहा है, कोई भी ऐसी विधि जो इस संविधान के लागू होने के बाद बनाई जाए, बहुत ध्यान से सुनिए, कोई भी ऐसी विधि जो इस संविधान के लागू होने के बाद बनाई जाए, लागू होने के बाद बनाई जाए, कोई भी ऐसी विधि जो इस संविधान के लागू होने के बाद बनाई जाए, उस विधि को भी भाग 3 के अनुकूल होना होगा। भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों के अनुकूल होना होगा। और अगर वो भाग 3 के अनुकूल नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह विधि भी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। वापस समझाऊं अगर आप मुझे कहें तो? तेज सिंह जी क्या कह रहे हैं? तो सर अब ऐसे मामलों पर सुनवाई कैसे होगी? अब तो सुनवाई होगी ही नहीं, 497 खत्म हो चुका है। अब एडल्ट्री वाला जो एडल्ट्री को जो धारा अपराध घोषित कर रही थी, वो धारा अब क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। ठीक है, अब जरा आइएगा 13(2) पर बात कर रहे हैं। 13(2) ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसी विधि जो हमारा संविधान लागू होने के बाद बनाई जाए, अर्थात 26 जनवरी 1950 के बाद यदि कोई विधि बनती है, कोई कानून बनता है, उस विधि को भी भाग 3 के अनुकूल होना चाहिए, संविधान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर संविधान 3 के अनुकूल नहीं हुआ, अगर संविधान के भाग 3 के अनुकूल नहीं हुआ तो उस विधि को भी सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है। पूजा राठौड़ कह रहे हैं सर एक बार इसे वापस समझा दो। मैं बता दूंगा पूजा जी, थोड़ा वेट करिएगा, मैं इसको वापस समझाता हूँ। खुशहाल जी कह रहे हैं सर क्लियर नहीं दिख रहा है। क्या ये जो लिखा हुआ है वो नहीं दिख रहा है? तो ऐसे कैसे हो सकता है? अभी बात करते हैं इस बारे में भी। मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ दोस्तों, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मैं लिख रहा हूँ 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 डेट क्यों लिखी? क्योंकि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ। ठीक है दोस्तों,
ये भारत का संविधान, ये भारत का संविधान। बहुत ध्यान से सुन लेना, कोई प्रश्न हो तो जरूर रखिएगा। कई बार मैं ऐसे मुड़ा हुआ होता हूं तो आपका प्रश्न नहीं देख पाता हूं, लेकिन मैं जवाब दूंगा। ये इस तरह से डायग्राम है, ये आर्टिकल 13(1) है, अनुच्छेद 13(1) है, और ये अनुच्छेद 13(2) है। पूजा जी ने एक प्रश्न पूछा, सर एक बार वापस बताइए, तो मैं बता रहा हूं। अनुच्छेद 13(1) ये कह रहा है कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उसके लागू होने से पहले की जितने भी जो विधियां हैं, पहले के जितने भी जो कानून हैं, वो सारे कानूनों को इस संविधान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो जीरो हो जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब संविधान के लागू होने से पहले के कानून, संविधान के लागू होने से पहले की विधियां। 13(2) क्या कहता है? 13(2) यह कहता है कि इस संविधान के लागू होने के बाद जो भी विधि बनाई जाएगी, जो भी कानून बनाया जाएगा, वो सारे कानून, वो सारी विधियां इस संविधान के अनुसार होनी चाहिए। सुना मेरी बात को आप लोगों ने? इस संविधान के लागू होने के बाद जितनी भी विधियां बनाई जाएगी, उन सारी विधियों को इस संविधान के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऐसा 13(2) कह रहा है। ठीक है निशा जी, ये आच्छादन का सिद्धांत थोड़ा वेट कीजिए, अभी बात कर रहे हैं। शिल्पा जी ने लिखा कि सर अनुच्छेद 13(1) संविधान से पहले और अनुच्छेद 13(2) संविधान के लागू होने के बाद। एग्जैक्टली यही कह रहा हूं। कोई भी विधि बनाई जाए, भले कैसी विधि बनाओ, मुझे इस संविधान के अकॉर्डिंग चाहिए। चाहे आपके पहले की विधि बनी हुई हो संविधान के लागू होने से पहले, चाहे संविधान के बाद 26 जनवरी 1950 से लगाकर आज तक जो भी कानून बना, हर कानून का एक ही मापदंड है। एक्चुअली में कोई भी जो विधि बनाई जा रही है, वो विधि कैसी है उसको तोलना, उसका मापदंड करना, उसकी कसौटी, उसकी जो कसौटी है वो भारत का संविधान है। हर विधि को भारत के संविधान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। भारत का संविधान सुप्रीम लॉ है, सर्वोच्च विधि है, और बाकी जितनी भी जो विधियां बनाई जाएगी वो इस सुप्रीम लॉ के तहत ही बनाई जाएगी। ये मैं कहना चाह रहा हूं। एक तो बात है ये। दोस्तों, कल कभी आपसे ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, और वो कैसा प्रश्न आ सकता है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जो भारत के संविधान को सुप्रीम बनाता हो। बहुत कितना अच्छा प्रश्न है। आज तक मैंने कभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं रखा आपके सामने, लेकिन आपके सामने मैं फिर रख रहा हूं। मैं प्रश्न को सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के संविधान को सुप्रीम बनाता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो ये साबित करता है कि ये अनुच्छेद है जो कि सुप्रीम है, ये जो संविधान है वो सुप्रीम है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? जवाब दीजिएगा। भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के संविधान को सुप्रीम बनाता है? मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूं। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के संविधान को सुप्रीम बनाता है? मेवाराम जी का जवाब आया सबसे पहले आर्टिकल 13। देवेंद्र जी का जवाब आया आर्टिकल 13। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देवेंद्र कुमावत जी, एकता शर्मा, रवि कुमार जी, एकता शर्मा, ठीक है। निशा जी का भी जवाब है, ओके, बहुत बढ़िया। महावीर जी, सुनीता जी चौधरी, समिता जी, रानी राजपूत, सीमा गुर्जर, सोनिया जी, सबका जवाब है अनुच्छेद 13। पता है क्या क्या प्रश्न बन गया अब आपके सामने? कभी प्रश्न बन जाए कि न्यायिक पुनरावलोकन का आधार कौन से अनुच्छेद को कहा जाता है, तो हम लोग जवाब दे देंगे अनुच्छेद 13। लेकिन दोस्तों, अनुच्छेद 13 ही वो अनुच्छेद है जो भारत के संविधान को सर्वोच्च बनाता है। सर्वोच्च कैसे बना दिया? क्योंकि कोई भी कानून बनाओ, आप कोई भी विधि बनाओ, उसे भारत के संविधान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये अनुच्छेद 13 कहता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न मैंने आपके सामने शेयर किया है कि अनुच्छेद 13
भारत के संविधान को सुप्रीम बनाता है, भारत के संविधान को सर्वोच्च बनाता है, इसको ध्यान रखिए। और ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि अनुच्छेद 13 ही एक मापदंड उपलब्ध करवाता है, एक कसौटी उपलब्ध करवाता है, एक मेजरमेंट उपलब्ध करवाता है, एक हमको तुला उपलब्ध करवाता है, जिसके आधार पर हर विधि को हम लोग तोल कर देख सकते हैं कि वो विधि संविधान के अनुसार है या नहीं है। इस वजह से दोस्तों अनुच्छेद 13 को हम लोग क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन का आधार कहते हैं। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? सोनम जी, सबके कमेंट मुझे दिख रहे हैं, चिंता मत कीजिए। है आपका कोई टॉपिक ऐसा कुछ प्रश्न आएगा तो मैं जरूर इसको देखता हूँ। इरीना कह रहे हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन के कारण ऑब्वियसली अनुच्छेद 13 भारत के संविधान को सुप्रीम इसलिए बनाता है क्योंकि अनुच्छेद 13 ही न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। किसी भी विधि की आप समीक्षा कर सकते हो अनुच्छेद 13 के आधार पर, इस वजह से ये सुप्रीम बन गया। तो नेहा एकदम सही बात है, अनुच्छेद 13 ओके दोस्तों। अब देखिए 13(1) का मैंने आपको एक एग्जांपल क्या दिया था? मैंने ब्रेक में जाने से पहले आपको कहा कि आईपीसी की जो धारा है 497, उस धारा 1860 में बना है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 में बना। उस आईपीसी की धारा 497 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 13(1) के आधार पर रद्द कर दिया। 497 को रद्द करने की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो कहां से आई? अनुच्छेद 13(1) की वजह से आई। अब आप मुझसे प्रश्न पूछोगे, इसका भी तो एग्जाम्पल दीजिए, अनुच्छेद 13(2). देखिए अनुच्छेद 13(2) के तो सैकड़ों एग्जाम्पल है। हर चौथे से पांचवें दिन किसी न किसी विधि को सुप्रीम कोर्ट में इसी आधार पर चैलेंज किया जाता है कि साहब ये जो विधि आपने बनाई है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है। अभी एक मित्र मुझसे प्रश्न भी पूछ रहे थे, मैंने जानबूझकर उनके प्रश्न को नहीं देखा क्योंकि वो वक्त आया नहीं था। और वो प्रश्न था सर CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। देखिए CAA पर हम अभी विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो नागरिकता संशोधन अधिनियम बना है CAA जिसे हम लोग कहते हैं 2019 में, उसे लोगों ने कोर्ट में चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट में लगभग 125 से 150 के बीच में 140 के करीब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगी है, पिटीशन लगी है CAA के खिलाफ में। किस आधार पर लगी? जिन लोगों ने, मैं नहीं कह रहा हूं, जिन लोगों ने पिटीशन लगाई है वो ये कह रहे हैं कि साहब जो CAA जो है वो भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दे रखे उसके अनुकूल नहीं है। वो पिटिशनर कह रहे हैं, मेरा तर्क नहीं है। तो जो लोग कोर्ट में गए हैं सुप्रीम कोर्ट में CAA को चुनौती देने के लिए, वो किस आधार पर गए कि साहब 13(2) में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 13(2) में? कि 13(2) में लिखा हुआ है कि संविधान के लागू होने के बाद जो भी विधि बनाई जाएगी वो विधि किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? संविधान के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। CAA जो 2019 में बना है, कुछ लोगों ने कहा कि ये संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है। कहां पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, आप इसको थोड़ा सा समझिए। कुंदन जी पूछ रहे हैं कि सर मुख्य परीक्षा में ये प्रश्न बनता है क्या, अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान को सर्वोच्च बनाता है? यस, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, एकदम आप सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। तेज सिंह जी कह रहे हैं हाईकोर्ट में शिकायत कर सकते हैं क्या 497 जैसे मामलों पर? तेज सिंह जी, हाईकोर्ट से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। इस मामले का नाम है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया। ये हाईकोर्ट से ही बाद में सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो हर मामला सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, हाईकोर्ट वाला रास्ता भी है। तो मेरी बात को आप लोग समझ गए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जो मैं अक्सर क्लासेज में देता रहा हूँ, जैसे IT एक्ट, सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इसकी धारा यानी सेक्शन IT एक्ट 2000 की धारा 66A को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था श्रेया सिंगल वाले मामले में। श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ 2015।
ठीक है दोस्तों, आईटी एक्ट वर्ष 2000 में बना, लगभग 20 साल पहले। क्यों बना? साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बना। लोगों ने कहा कि इसकी जो धारा 66A है वो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है, मौलिक अधिकारों के खिलाफ में। अनुच्छेद 13(2) को आधार बनाकर लोगों ने इसे कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस धारा को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? रद्द कर दिया। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से रखिए। मधु जी कह रहे सर रीट के हिसाब से लेवल बहुत अधिक है। हाँ मधु जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको इसका लेवल ऊंचा लग सकता है। लेकिन मधु जी, जब प्रश्न जब आता है तब कभी भी लेवल को नहीं देखा जाता है। और मधु जी, मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार रीट के पुराने पेपर देख लीजिएगा। जो 5 सवाल जो प्रश्न पूछे गए हैं पॉलिटी के, उनका लेवल देख लीजिएगा। मेरी ये जो बातें जो मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ वो आपको इसलिए कठिन लग रही है क्योंकि हम पहले से डिटेल में पढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम पहले कोई प्रश्न पूछा जाए डिटेल में और फिर उसका जवाब दें तो वो विद्यार्थियों को आसान लगता है। मैं आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल रख रहा हूँ, उसको थोड़ा सुनना। अभी फर्स्ट ग्रेड का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ उसमें एक प्रश्न पूछा गया कि संविधान सभा में एकमात्र महिला जो देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करती है वो कौन है। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न पूछ लिया गया, अब हमने लोगों ने लिखवाना शुरू कर दिया, लिखवाना लग गया तो अब आपको आसान लगने लग गया। अरे हम कोशिश क्यों नहीं करते कि पहले से ही डिटेल में जो बातें उसको पढ़ ले। पहले से डिटेल में अगर पढ़ ली, जिस दिन फिर पेपर में आए तो फिर आप ही लोग कर पाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। प्रीति कह रहे सर हिंदी की क्लास लगाओ, ये मेरा काम नहीं है। राणा जी कह रहे हैं कि सर हिंदी में लिखाओ। ओके, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब संविधान पूर्व विधि, संविधान पूर्व विधि। और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब संविधान के बाद की विधि, संविधान के बाद की विधि। तो आप कठिन मत मानिए, कठिन वो विद्यार्थी मानता है जिसकी आदत पड़ी हुई है। कौन सी? कि राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों इस तरह से तो एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है आप भी जानते हैं, जो पढ़ते हैं इतनी मेहनत करते हैं वे भी जानते हैं, जो मेहनत घर पे बैठकर करते हैं या फिर थोड़ा कम पढ़ते हैं वो भी सही करते हैं, आप भी सही करते हैं, फिर कोई मतलब नहीं है। ये कंपटीशन है। इस मेरिट में आने के लिए, आपको सिलेक्शन करवाने के लिए इस प्रकार का कठिन बातें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जिस दिन प्रश्न आया फिर आप ही करेंगे, आप ही करेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसा कह रहा हूँ। सुनीता जी, मैं हमारे पुराने वीडियो अगर देखे होते तो आप मुझसे ये प्रश्न नहीं पूछते कि कौन है वो महिला। मैंने पूरा लिखवाया है, एनी मसकरेनी आपको नाम लिखवा रखा है, तो थोड़ा सा पुराने वीडियोस देखिए। 10 दिन से अपनी ये क्लास चल रही है। नरेंद्र सिंह जी नेहरूका साहब कह रहे हैं कि सर जब लेवल उच्च होगा तो किसी भी लेवल का क्वेश्चन, यस एकदम आपने सही बात कही, जब लेवल उच्च होगा तो आने दीजिए ना पेपर को। आसान पेपर आ गया तो सबके लिए आसान है, और जब पेपर बहुत कठिन आया तो फिर वो आपके लिए आसान होगा, बाकी वालों के लिए आसान नहीं होगा। इसलिए तो हम लोग इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा इसको ध्यान रखें आप लोग। ओके, तो ये बात समझ में आ गई, आप याद रखेंगे इसको। 13(1) और 13(2) समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके सामने 13(2) रख रहा हूं, एज इट इज 13(2) क्या है वो आपके सामने रखा जा रहा है ताकि आप इसको समझ सकें। देखिए दोस्तों, ये शायद जूम नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से, कोई बात नहीं। अनुच्छेद 13(2), राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या फिर न्यून करती है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, कोई विधि नहीं बनाएगा, यानी संविधान के लागू होने के बाद की बात कर रहा है। और कोई ऐसी विधि नहीं है, यानी संविधान के लागू होने से पहले की बात कर रहा है। तो 13(1) लागू होने से पहले, 13(2) लागू होने के बाद। आगे क्या लिखा हुआ दोस्तों? इस अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। न्यून करने का मतलब कम करती है। और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अगर कोई विधि मौलिक अधिकारों का या भाग 3 का अगर उल्लंघन करेगी तो वो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य हो जाएगी, अवैध हो जाएगी,
अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी, जैसा कि आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई। ठीक है, ओके, मुझे सबके कमेंट्स दिख रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। राहुल जी अभी भी प्रश्न पूछ रहे हैं, पुराने वाले वीडियो कहाँ हैं। राहुल जी 10 दिन से क्लास चल रही है, टेक्निकल टीम आपका प्रश्न को देखकर जवाब देगी। अब देखिए दोस्तों, आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि आप 13(1) में बात कह रहे हैं कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, 13(2) में बात कर रहे हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये संविधान से पहले की विधि, संविधान से पहले की विधि, और 13(2) संविधान के बाद की विधि। ठीक है, तो एक बार बार प्रश्न आ रहा है कि विधि क्या है, संविधान के बाद की विधि। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि बार बार विधि विधि लिखवा रहे, तो विधि का मतलब क्या है? ये विधि, तो दोस्तों अनुच्छेद 13(3), अनुच्छेद 13(3) विधि शब्द को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 13(3) में क्या लिखा हुआ है? विधि का मतलब क्या है? विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों। अब तो जो लोग मुझे कह रहे हैं कि सर कठिन क्यों बता रहे हैं, इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं, दोस्तों प्रश्न तो ये आएगा, विधि शब्द को कौन से अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो मोटे मोटे तौर पर पढ़ा होगा तो आप लिख देंगे अनुच्छेद 13, लेकिन 13 तो ऑप्शन में नहीं है। प्रश्न ये है कि विधि शब्द को कौन से अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? 13(1), 13(2), 13(3), 13(4। अब मुझे बताओ, तो इसलिए डिटेल में पढ़ना जरूरी है। आप मुझसे कहेंगे ऐसा कभी होता है क्या? अरे क्या होता है क्या नहीं होता है, इसका जवाब अगर आप जानना चाहते हो तो एक बार पुराना पेपर देखिएगा। आप पुराने पेपर देखिए, सब इंस्पेक्टर के देखिएगा, रीट के पेपर देखिएगा, 3rd ग्रेड का पेपर देखिए, 2nd ग्रेड का पेपर देखिए, सारे पेपर्स देखिए दोस्तों, आपको मालूम पड़ेगा कि डिटेल में पढ़े बिना काम चल ही नहीं सकता। 13(3) विधि शब्द को डिफाइन करता है, विधि का क्या अर्थ है इसको डिफाइन करता है 13(3). मैं बार बार कह रहा हूं, कोई ऐसी विधि नहीं होनी चाहिए जो संविधान का उल्लंघन करती है। तो आप मुझे कहेंगे सर पहले बता तो दो विधि क्या होती है। तो विधि क्या होती है? विधि मतलब ऐसे कानून जो भारत की संसद ने या राज्य के विधानमंडल ने कानून बनाया, जैसे CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ये कानून संसद के द्वारा बनाया गया। जैसे राजस्थान के विधानसभा ने कोई कानून बनाया, जैसे उदाहरण के तौर पर लोकायुक्त के संदर्भ में कानून बनाया, या फिर पंचायत राज संस्थाओं में उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता का कानून बनाया, या शैक्षणिक योग्यता हटाने के संदर्भ में कानून बनाया। ये कानून जो है वो विधि होता है। इसी प्रकार से जब कोई कानून बना दिया जाता है, उसमें कई सारी बातें स्पष्ट नहीं होती हैं, तो उसको लागू करने के लिए बहुत बार रूल्स बनाने पड़ते हैं, जिसे हम लोग नियम कहते हैं। उन नियमों को स्पष्ट करने के लिए बहुत बार रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं, जिसे हम लोग विनियम कहते हैं। सरकार कई बार कोई आदेश जारी करती है, जैसे आप लोग अभी देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि लॉकडाउन 4 लागू हो गया आज से। तो लॉकडाउन 4 लागू हो गया तो कौन सी दुकानें खुल सकती है, कौन सी दुकानें नहीं खुल सकती हैं। जब दुकानें खोली जाएगी तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना किस तरह से करोगे। जो उद्योग धंधे खोले जाएंगे उनमें किस तरह से मजदूर काम करेंगे, सैनिटाइजर की क्या व्यवस्था होगी। इन सब के संदर्भ में सरकार हर दिन हर पल बहुत सारे आदेश जारी कर रहे हैं। तो ये आदेश यानी ऑर्डर्स, आप लोग जानते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति और राज्यपाल जब संसद और विधानमंडल का अधिवेशन नहीं होता है तो बहुत सारे अध्यादेश जारी करते हैं। अंग्रेजी में हम इन्हें ऑर्डिनेंस कहते हैं। ये ऑर्डिनेंस भी विधि है। सरकार कई बार बहुत सारे सर्कुलर परिपत्र जारी करती है, वो परिपत्र भी विधि है। कई बार नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, अधिसूचनाएं, ये अधिसूचनाएं भी विधि है। ये सब बातें आपको ध्यान रखना। इवन कस्टम्स यानी जो प्रथाएं चल रही है समाज में लंबे समय से, वो प्रथाएं भी विधि है। विधि शब्द को डिफाइन किया गया है विजय
पूछ रहे हैं कि नियम और अधिनियम में क्या अंतर है। अधिनियम संसद या विधानमंडल द्वारा बनाया गया जो कानून है वो अधिनियम कहलाता है, और अधिनियम मोटे मोटे तौर पर बनाया जाता है। उस अधिनियम को लागू करने के लिए कार्यपालिका जो प्रक्रिया तय करती है उसको हम लोग रूल्स कहते हैं, उसको हम लोग नियम कहते हैं। कार्यपालिका नियम बनाती है जबकि अधिनियम संसद या विधानमंडल बनाता है। तो इसका मैंने जवाब दे दिया है। टीना 123, हाँ एकदम सही है। अध्यादेश का उल्लेख अनुच्छेद 123 में है। आकांक्षा कह रही है कि सर्कुलर्स एंड कस्टम्स, यस। तो आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि विधि क्या, बार बार कह रहे हो विधि संविधान के अनुसार होनी चाहिए, तो विधि का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोरोना में या लॉकडाउन में सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई सर्कुलर जारी कर दिया कि आप ये नहीं करोगे। अब आपको लगता है कि सरकार ने जो सर्कुलर जारी किया है वो भाग 3 का उल्लंघन करता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वो जो सर्कुलर है, वो जो परिपत्र है, उस परिपत्र को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो परिपत्र क्या है, विधि शब्द की परिभाषा में आता है। तो मेरी बात को समझे संदीप जी। अभी अध्यादेश क्या है अभी हमको नहीं पढ़ना है। संसद या विधानमंडल का जब अधिवेशन नहीं होता है तब राष्ट्रपति जारी करते हैं, राज्यपाल जारी करते हैं। आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये सब बातें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। ये सब विधि शब्द की परिभाषा में दे रखी है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए अनुच्छेद 13(3) क्या कहता है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अनुच्छेद 13(3), अनुच्छेद 13(3) में देखिए, इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, या विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई भी अध्यादेश, क्या आता है, कोई भी अध्यादेश, अध्यादेश संसद या विधानमंडल का जब अधिवेशन नहीं होता है, आप इसको आराम से देख लीजिएगा, संसद और विधानमंडल का जब अधिवेशन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति और राज्यपाल कानून जैसा प्रभाव रखने वाला एक आदेश जारी करते हैं, उसे हम लोग ऑर्डिनेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो तो मोदी जी की सरकार ने अभी 10 दिन पहले महामारी अधिनियम 1897 जो बना हुआ है उसमें संशोधन करने के लिए अभी एक अध्यादेश जारी किया, क्योंकि हमारे संसद का अभी अधिवेशन नहीं चल रहा है, तो वो अध्यादेश कहलाता है। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं? फिर लिखा हुआ आदेश यानी ऑर्डर। उपविधि, विधि के अंतर्गत कई बार उपविधियां भी बनाई जाती है। मोटे तौर पर एक विधि बना दी, जैसे हम लोग सब लॉज कहते हैं या बाई लॉज कहते हैं, तो उपविधि। नियम मैंने बताई दिए। कानून कई बार मोटे मोटे रूप में पारित किया जाता है, उस कानून को लागू करने के लिए उस कानून को ध्यान में रखते हुए सरकार को बहुत बार रूल्स बनाने पड़ते हैं। रूल्स को ध्यान में रखते हुए कई बार रेगुलेशंस यानी विनियम बनाने पड़ते हैं। सरकार कई बार पब्लिक को किसी प्रकार की सूचना देने के लिए जो आदेश निकालती है उसे हम लोग नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना कहते हैं। कई बार आपने समझा होगा ना कि अधिसूचना जारी की गई, कौन कौन सी दुकानें खुल सकती है, इस संदर्भ में सरकार की यह अधिसूचना है। तो सरकार जब पब्लिक को किसी प्रकार का कोई मैसेज देती है तो उसका जो सूचना तंत्र, जो सूचना जो पट है, उसको आप अधिसूचना कह सकते हैं। रूढ़ी या प्रथा यानी कस्टम्स, ये सब विधि शब्द की परिभाषा में आते हैं। ऐसा अनुच्छेद 13(3) कहता है। मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? वीरपाल जी प्रश्न कर रहे हैं, वीरपाल कौर प्रश्न कर रही है कि सर प्रथा विधि कैसे। देखिए ये प्रश्न है, इस प्रश्न में लेवल है, अभी जवाब देता हूं। ठीक है, सुप्रिया जी कह रहे रेफरेंडम भी विधि में आ सकता है। क्या रेफरेंडम विधि में कैसे आएगा? जनमत संग्रह विधि में नहीं आता, और वैसे भी भारत में जनमत संग्रह का कोई प्रावधान नहीं है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो भारत के संविधान में इसका प्रावधान है और न ही किसी कानून में रेफरेंडम का प्रावधान है। भारत में जनमत संग्रह होता ही नहीं है भाई, इसलिए जनमत संग्रह की तो बात ही मत कीजिएगा। रवि कुमार जी, संसद के अधिनियम अब बन रहे हैं क्या? रवि कुमार जी, जब संसद का सत्र ही नहीं चल रहा है तो अधिनियम कैसे बनेंगे? जब संसद की बैठक ही नहीं चल रही है तो अधिनियम कैसे बनेंगे? इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहता है, उस पर अभी बात ही नहीं कर रहे हैं उदय सिंह जी, इसलिए आगे आपके प्रश्न का जवाब देंगे।
ये सब विधि शब्द की परिभाषा में आता है, ये मैंने आपके सामने रखा है। अकेली जी कह रहे हैं कि अब हमको समझ में आ गया है। ओके, माया जी भी कह रहे हैं अब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो विधि शब्द में क्या क्या चीजें शामिल है ये देखिए। अब इसमें एक ये शब्द है प्रवर्त विधि। प्रवर्त विधि, ये प्रवर्त विधि क्या होती है, इसका जवाब दे रखा है। क्या जवाब दे रखा है कि ऐसे कोई भी कानून जो इस संविधान के लागू होने से पहले के हैं वो सब क्या कहलाएंगे, प्रवर्त विधि कहलाएंगे। इस संविधान के लागू होने से पहले के जितने भी जो कानून है वो सब प्रवर्त विधि कहलाएंगे। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 13(3) विधि शब्द को परिभाषित करते हुए बहुत सारी बातें आपके सामने रखता है। जावेद कह रहे हैं विनियम क्या है, रूल को लागू करने के लिए, रूल को और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए जो प्रक्रिया बनाई जाती है उसको हम लोग विनियम यानी रेगुलेशंस कहते हैं। गॉट इट सर, ऐसा सुप्रिया जी कह रहे हैं। प्रदीप जी, जनमत संग्रह स्विट्जरलैंड में है, हम तो भारत के संविधान की बात कर रहे हैं। प्रथा विधि शब्द की परिभाषा में क्यों आती है, ऐसा किसी मित्र ने प्रश्न पूछा, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, हमारे देश में ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिनका उल्लेख कहीं पर भी कानूनी रूप में नहीं है, लेकिन लंबे समय से वो एक ऐसी रीति के रूप में, एक ऐसी रूढ़ी के रूप में समाज का हिस्सा बन गई है, उसे हम लोग प्रथा कहते हैं। ठीक है, जैसे धार्मिक मामलों के संदर्भ में बहुत सारी प्रथाएं चलती है। हमारे देश में कई मातृ सत्तात्मक परिवार हैं, कई पितृ सत्तात्मक परिवार है। ये मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक परिवार हो सकता है कि उसका कोई कानूनी रूप नहीं है, लेकिन समाज में लंबे समय से प्रचलन में चलने के कारण अब वो समाज का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। हमारे संविधान की यही तो खूबसूरती है, यही तो व्यापकता है कि भले ही उस चीज का उल्लेख कानूनी रूप में नहीं हो, लेकिन लंबे समय से चले रहने के कारण अब वो समाज का हिस्सा बन गया है, इसलिए आप एकदम उसको बाहर नहीं फेंक सकते। ऐसी चीजों को हमने प्रथाओं के रूप में शामिल करते हुए उसे भी हमने विधि शब्द में शामिल कर दिया है, तो इस वजह से किया गया है। संतोष जी कह रहे हैं प्रथा में तो पहले की रूढ़ी परंपरा है, जैसे सती प्रथा। यस, क्या बात कही है संतोष जी। उन्होंने कहा प्रथा में तो सती प्रथा भी आ जाती है, बहुत बढ़िया बात है। प्रथा में सती प्रथा भी आ जाती, आपने ऐसा मुझे कहा, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए, प्रथा हो चाहे कानून हो चाहे कोई भी विधि हो, हर चीज को भारत के संविधान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सती प्रथा आप लोग जानते हैं दोस्तों, संविधान के खिलाफ में, अनुच्छेद 14 के खिलाफ में, अनुच्छेद 21 के खिलाफ में। इस वजह से हमने उसको क्या कर दिया, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया और इसके बाद में सरकार ने इस संदर्भ में कानून बना दिया, कानून बनाकर भी उसे एक अपराध घोषित कर दिया। तो कोई भी हो ना, प्रथा हो, प्रथा अगर चल रही है तो उस प्रथा को आप टेस्टिफाइड कीजिए ना, उस प्रथा का मूल्यांकन कीजिए। किसके आधार पर, संविधान के आधार पर। अब देखिए, आप मैं एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, जैसे मृत्यु भोज। मृत्यु भोज एक प्रथा है, ठीक है दोस्तों। आप मुझे कहेंगे ये प्रथा है ना, तो मृत्यु भोज प्रथा है, तो लोगों ने उसे कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी नहीं, मृत्यु भोज प्रथा है तो उसको खत्म कीजिएगा क्योंकि ये संविधान के खिलाफ में। इसी वजह से मृत्यु भोज पर रोक लगाने के संदर्भ में कई प्रकार के कानून हमारे राजस्थान सरकार ने बना रखे हैं। तो मृत्यु भोज का जो प्रचलन है वो कानून उसको अलाउ थोड़ी करता है। तो ऐसी प्रथाएं जो डिग्निटी के खिलाफ में है, जो संविधान के खिलाफ में है, उन सबको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है। ऐसी प्रथा जो अच्छी है, ऐसी प्रथा जो अच्छी है, जैसे एक मैं आपको बात बताता हूँ। हमारे माता पिता है, हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। क्या कहीं कानून में लिखा हुआ है क्या? किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है, किसी विधि में लिखा हुआ नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक प्रथा है, उसको हमने अडॉप्ट किया है, अडॉप्ट कर रखा है। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं साहब, ये प्रथा जो है हमें जुगाती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायोलेशन करती है, ये प्रथा हमको मजबूर करती है, तो कोर्ट में चैलेंज कर दो। कोर्ट इस बात को देख लेगा कि माता पिता को प्रणाम करना क्या संविधान का उल्लंघन करता है, क्या नहीं करता है, तो जारी है। ये तो परिवार के प्रति आपके सम्मान को प्रदर्शित करता है, तो ऐसी प्रथाएं जारी है। ऐसी प्रथाएं जो देश में किसी भी प्रकार का संविधान का उल्लंघन करती है, जैसे एक मित्र कह रहे हैं, मोनिका जी कह रहे हैं कि बाल विवाह। यस, बाल विवाह हमारे संविधान के खिलाफ में, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे, कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर रखा है। तो ये मैं कह रहा हूं आपको। दीपेंद्र सिंह जी ट्रिपल तलाक की जो बात कर रहे हैं वो अभी थोड़ी देर में हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में उस विषय पर बात करेंगे। सागड़ी प्रथा रही है, लेकिन संविधान लागू होने के बाद में कह दिया कि नहीं, ये तो बेकार प्रथा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 कहता है कि ये बेकार है, हमने सागड़ी प्रथा को रोक लगा दिया। एकदम आप सही कह रहे हैं।
पप्पूराम जी कह रहे हैं मृत्यु भोज। हाँ, मृत्यु भोज के संदर्भ में राजस्थान सरकार ने कानून बना रखा है। ये सुधा जी कह रहे हैं ये प्रथा नहीं कुप्रथा है। बहुत अच्छा शब्द आपने बोला, दहेज प्रथा है, ये भी एक कुप्रथा है। तो ये मेरे हिसाब से अनुच्छेद 13 क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, थोड़ी सी कहानी वापस, जो अभी पिछले क्लासेस में हमने जो पढ़ी है उसी को रिपीट कर रहे हैं। उसको रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बात करना चाह रहे हैं, गोलकनाथवाद। गोलकनाथवाद आप लोग जानते हैं ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य था मामला। 1967 का ये वाद है। ठीक है, क्या वाद था मैंने आपको 2 से 3 बार बता दिया, फिर भी आज मैं वापस बता देता हूं। गोलकनाथ जो वाद है, इसमें ये जो भाई है गोलकनाथ ब्रदर्स, ये पंजाब के भूमि सुधार कानून की चपेट में आ जाते हैं। चपेट में आने का मतलब दोस्तों, चपेट में आने का मतलब है कि पंजाब की सरकार ने जो भूमि सुधार कानून बनाए, उन भूमि सुधार कानूनों के तहत एक व्यक्ति के पास हद से ज़्यादा कितनी ज़मीन हो सकती है उसकी एक लिमिट तय की गई। गोलकनाथ जो भाई है, विवियन गोलकनाथ और जॉन गोलकनाथ, इनके पास बहुत सारी ज़मीन है। तो सरकार ने कहा कि आप ज़मीन सरेंडर कीजिए, भूमि सुधार कानूनों की पालना कीजिए। सरकार ने इनकी भूमि को छीन लिया। छीनने का मतलब है सरकार ने उनकी भूमि को ले लिया। इन लोगों ने क्या किया दोस्तों, उसे कोर्ट में चैलेंज किया। कोर्ट में क्यों चैलेंज किया? 1967 के जिस वर्ष की हम लोग बात कर रहे हैं, ये वो वर्ष है जब हमारे देश में संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार के रूप में था। ठीक है, तो इन्होंने कहा साहब हमारी संपत्ति का अधिकार छीना जा रहा है। तो जैसे ही ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने 11 न्यायाधीशों की बेंच का गठन किया। इस बारे में हमने चर्चा की। इसी बीच में दोस्तों, इसी बीच में आप लोग जानते हैं कि भारत के संविधान में 17वां संविधान संशोधन हुआ 1965 में। 17वां संविधान संशोधन के द्वारा सबको समझ में आना चाहिए, मैं पहले से कह रखा हूं, बहुत महत्वपूर्ण मामला है ये। 17वां संविधान संशोधन के द्वारा कई भूमि सुधार कानूनों को जो नोट करना चाहे वो नोट भी कर सकते हैं। कई भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब मैं स्पीड को थोड़ा धीमे कर देता हूं ताकि आपको बात समझ में आ सके। 17वां संविधान संशोधन 1965 में हुआ। इसके तहत कई सारे भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया। और अब मुझसे आप पूछोगे नहीं कि 9वीं अनुसूची क्या है, मैं पहले बता देता हूं। मुझे बहुत बड़ा दुख होगा कि अभी आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आई, क्योंकि बहुत डिटेल में बात की। 9वीं अनुसूची में आप लोग जानते हैं उन कानूनों का उल्लेख है जिनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते। आपने और कानून शामिल कर दिए। ये जो 17वां संशोधन हुआ उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये मैंने आपको परसों बताया था। सुमन कह रहा है कि सर अब समझ में आ रहा है। ठीक है, पूजा भी कह रही है। 17वें संविधान संशोधन को सज्जन सिंह वाले वाद में कोर्ट में चैलेंज किया गया। और दोस्तों मैंने आपको यह भी बताया था कि सज्जन सिंह वाद 1965 में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित हुई और 5 न्यायाधीशों की इस संविधान पीठ ने 17वें संविधान संशोधन को क्या कहा, एकदम सही है। यह कहा था, मैंने आपको बताया 17वां संविधान संशोधन 1965 में किया गया। कई सारे भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाला गया। सज्जन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने 17वें संशोधन को कोर्ट में चैलेंज किया और कहा कि साहब ये तो गलत बात है, हमें संपत्ति का अधिकार है और आप इस तरह से भूमि सुधार कानून लागू कर करके आप हमारे संपत्ति के अधिकार को छीन रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 न्यायाधीशों की बेंच बनाई और कहा कि नहीं सज्जन सिंह जी, आपका मामला खारिज किया जाता है। सरकार ने एकदम सही संविधान संशोधन किया, कोई दिक्कत नहीं है, पिटीशन खारिज कर दी। ये बात है 1965 की, यहां तक ठीक है। फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर दोस्तों ये हुआ कि गोलकनाथ
इधर फंसे हुए थे ही थे। पंजाब के दो भाई, जमीन सरकार ने पंजाब के भूमि सुधार कानून के अंतर्गत छीन ली, और पंजाब का जो भूमि सुधार कानून था वो भी उन कानूनों में शामिल था जिसे 17वें संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची में शामिल किया। तो गोलकनाथ वाले मामले में गोलकनाथ का मामला चल ही रहा था और साथ ही साथ 17वां संविधान को भी वापस चैलेंज कर दिया गया। पहले 5 न्यायाधीशों की पीठ थी, इस बार कितने न्यायाधीश आए? इस बार आए दोस्तों 11 न्यायाधीश। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने 6-5 से निर्णय दिया। 6-5 से निर्णय मतलब एक तरफ 6 जज थे, दूसरी तरफ 5 जज थे। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे हैं ना? तो 6-5 से निर्णय दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने वो बात कर दी, वो निर्णय दे दिया जिसकी वजह से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में 13(4) नाम की धारा जोड़नी पड़ी और उसके लिए एक नया संशोधन किया गया, 24वां संशोधन। आप मुझसे प्रश्न पूछोगे ऐसा क्या कह दिया गोलकनाथ वाद में, उसी को हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो गोलकनाथ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया? ये गोलकनाथ वाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। नहीं कर सकती है। ठीक है। और संसद ने क्या किया? मूल अधिकारों में संशोधन कर दिया ना, भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया। लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा था तो भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा थोड़ी होगा, इस तरह से आप मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते। और दूसरा क्या कहा? संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन भी विधि है। संविधान में संशोधन भी विधि है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान में अगर आप संशोधन करने के लिए कोई कानून बनाते हो ना, वो भी विधि है, और जो विधि है उसे आप कोर्ट में क्या कर सकते हो? चैलेंज कर सकते हो। और जिसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, इसका मतलब कोर्ट को अगर लगा कि वो विधि संविधान का उल्लंघन करती है तो कोर्ट उसे क्या कर देगा? रद्द कर देगा। क्या मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया। एक तो आप मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं करोगे, दूसरी बात संविधान में जो संशोधन करोगे वो भी विधि है, और विधि जो विधि में आता है उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ऐसा कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गोलकनाथ वाद में। अब आप दोस्तों जानते हैं कि गोलकनाथ वाद में जो निर्णय दिया गया, उस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 24वां संशोधन किया गया 1971 में। इंदिरा गांधी की सरकार थी, ये इंदिरा गांधी की सरकार। और इस 24वें संशोधन का उद्देश्य क्या था? 24वें संशोधन का उद्देश्य यही था कि गोलकनाथ वाद में दिए गए निर्णय का क्या कर दें? प्रभाव को समाप्त कर दे। दलवीर जी कह रहे सर इसको लिखे या नहीं लिखे? अरे सब लिखना है भाई। स्पीड इतना धीमे रखने का कारण भी तो यही है दलवीर जी, इसलिए आप इसको रखें ध्यान। हरिकृष्ण जी कुमावत साहब कह रहे न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का बुनियादी ढांचा है, ये कब जोड़ा गया? अरे उसी मामले में, केशवानंद भारती वाले मामले में। सरोज कह रहे हैं कि सर मेरे कमेंट आपको दिख नहीं रहे हैं क्या? अरे भाई मुझे सबके कमेंट दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। 24वां संशोधन 1971 में हुआ, इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा किया गया। और क्या कर दिया? अनुच्छेद 13 में 13(4) नाम की धारा जोड़ दी। और 13(4) नाम की धारा जोड़कर क्या लिखा दोस्तों? क्या लिखा कि अनुच्छेद 13(3) जो विधि शब्द को परिभाषित करता है, अनुच्छेद 13(3) जो विधि शब्द को परिभाषित करता है, उस विधि शब्द में
संविधान संशोधन नहीं आते हैं। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? वापस सुनिए। अनुच्छेद 13(4) नाम की धारा जोड़ दी। 13(4) नाम की धारा जोड़कर क्या लिख दिया? उसमें यह लिख दिया कि अनुच्छेद 13(3) जो कि विधि शब्द को परिभाषित करता है, उस विधि शब्द में संविधान संशोधन नहीं आते हैं। अर्थात क्या मतलब हुआ दोस्तों? अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत अगर आप संशोधन करोगे तो उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, मैं आपसे यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट रखना चाह रहा हूँ, अभी तक नहीं रखा है। सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, वह कौन सा संविधान संशोधन था? वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत ये प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधनों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है? 24वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 13 में 13(4) नाम की धारा जोड़ी गई और 13(4) नाम की धारा जोड़कर क्या प्रावधान किया गया? यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 13(3) जो विधि शब्द को परिभाषित करता है, उसके अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं आते हैं। तो दोस्तों, संविधान संशोधन नहीं आते हैं, इसका मतलब कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा, और कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा मतलब न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा। दोस्तों, प्रश्न ऐसे आते हैं। मेरा बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पुराने पेपर जरूर देखिएगा। पुराना पेपर देखे बिना आप मेरी बातों को हरगिज भी नहीं समझ पाएंगे। यानी 24वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधनों के संदर्भ में न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति थी उसे समाप्त कर दिया। संविधान संशोधनों के संदर्भ में न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति थी उसे समाप्त कर दिया गया। निशा कह रहे हैं कि अनुच्छेद 13(4) गोलकनाथ वाद में जोड़ा गया। अरे निशा जी, वाद में कैसे जोड़ा जाता है? गोलकनाथ वाद में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए जोड़ा गया था। तो सुरेश जी कह रहे हैं कि 24वां, शिल्पा जी कह रही है कि 24वां संविधान संशोधन। एकदम सही बात कह रहे हैं। 24वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधनों के संदर्भ में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। 24वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधनों के संदर्भ में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। 24वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधनों के संदर्भ में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब संविधान संशोधनों को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अब आपको बता रहा हूं अनुच्छेद 13(4) एक्चुअली में क्या कहता है, एज इट इज क्या लिखा हुआ है, इसको जरा देख लीजिएगा। मयूरी एक प्रश्न पूछ रही है कि सर मेल वहनी देख, ठीक है। किरण कह रही है कि 13(4) को रिपीट कीजिए। 13(4) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। महेंद्र कह रहे हैं कि सर प्रश्न कराओ आप। महेंद्र जी, पढ़ा तो एक अक्षर भी नहीं और प्रश्न करवाएं। अभी 12 घंटे की क्लास होगी मौलिक अधिकार टॉपिक पर, उसके बाद में प्रश्न करेंगे तो कहाँ हैं आप? अब अनुच्छेद 13 क्या कहता है उसे मैं 13(4) क्या कहता है आपके सामने एज इट इज रख रहा हूं। ये रहा, देखिए, ये अनुच्छेद 13(4). इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी भी संशोधन को लागू नहीं होगी। साफ साफ लिखा हुआ है, इस अनुच्छेद की कोई भी बात, यानी 13(1), 13(2) और 13(3), इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन किए जाते हैं उसके ऊपर लागू नहीं होगी। उसके ऊपर लागू नहीं होगी का मतलब ये हुआ कि उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो 13(4) दोस्तों हमने पढ़ लिया। अब आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न मुझसे पूछे हैं, उन प्रश्नों का मुझे आइडिया है और अभी तक मैंने उन प्रश्नों को लिया नहीं क्योंकि मुझे मालूम था कि ये प्रश्न कब लिए जाने हैं। अनुच्छेद 13 जो है उसको पढ़ने के बाद आपने ये तो निष्कर्ष निकाल दिया होगा कि अनुच्छेद 13 कोर्ट के पास इस बात की पावर देता है कि कोर्ट किसी भी विधि की समीक्षा संविधान के आधार पर कर सके।
इसे हम लोग न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। अनुच्छेद 13 के आधार पर कई सारे सिद्धांत निकलकर हमारे सामने आते हैं। उनमें से एक सिद्धांत है, सिद्धांत भी पढ़ना जरूरी है, वो अनुच्छेद 13 के आधार पर ही है, और वो है पृथक्करण का सिद्धांत। जो लोग नोट करना चाहें वो नोट भी कर सकते हैं। पृथक्करण का सिद्धांत, इसे अंग्रेजी में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवराबिलिटी। सेपरेशन से बना है एक्चुअली में, SEVERABILITY, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवराबिलिटी यानी पृथक्करण का सिद्धांत। ये जानना बहुत जरूरी है। RS मेंस में ये प्रश्न इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है। आच्छादन का सिद्धांत आप लोगों ने अभी लिखा भी था कि आच्छादन का सिद्धांत भी बताओ, तो वो भी बताएंगे, पर टाइम आने पर बताएंगे। फिलहाल आप पृथक्करण का सिद्धांत क्या है जो अनुच्छेद 13 से उभर कर आता है, आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पृथक्करण का सिद्धांत का आधार कौन सा अनुच्छेद है, तो इस तरह से आप बातों को ध्यान रखिए। पृथक्करण का सिद्धांत क्या कह रहा है? पृथक्करण का सिद्धांत दोस्तों ये कह रहा है कि कोई भी विधि है, कोई भी कानून है, मैं अभी आपको एग्जांपल देके भी बताऊंगा। कोई भी कानून है, उस कानून में कई सारी धाराएं होती है, बहुत सारे बातें उसमें लिखी हुई होती है। समझ लीजिए ये कोई कानून बना हुआ है, ये कानून, इस कानून में ये धाराएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 धाराएं दोस्तों, देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो धाराएं दे रखी है, हो सकता है कि उनमें से कोई जो धारा, जैसे समझ लीजिए ये जो धारा 5 है, ये भारतीय संविधान के साथ मेल नहीं खाती है। ये कोई कानून है, उस कानून में 9 धाराएं हैं, उनमें से जो धारा 5 है वो हमारे भारत के संविधान के साथ असंगत है, इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत के संविधान से मेल नहीं खाती है, भारत के संविधान के विपरीत है। तो ये पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी कानून का कोई एक भाग अगर संविधान के साथ मेल नहीं खाता है, संविधान के साथ उसका टकराव है, संविधान के साथ अगर वो असंगत है, तो केवल वही भाग खत्म होगा, पूरा का पूरा वो कानून खत्म नहीं होगा, पूरा का पूरा वो कानून खत्म नहीं होगा। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। वापस बोलूं, पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है कि यदि किसी कानून का कोई एक भाग गड़बड़ है, गड़बड़ का मतलब संविधान के साथ मेल नहीं खाता है, तो केवल वही भाग समाप्त होगा, न कि पूरा का पूरा कानून। दोस्तों मैंने आपके सामने प्रश्न रखा था, अभी एक वाद बताया था कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A, IT एक्ट 2000 की धारा 66A वो संविधान के साथ मेल नहीं खाती थी, वो संविधान के साथ असंगत थी। तो IT एक्ट 2000 पूरा थोड़ी समाप्त हुआ है, केवल वही भाग समाप्त हुआ है जो इनकंसिस्टेंट है, जो असंगत है, जो मेल नहीं खाता है। ये कहता है पृथक्करण का सिद्धांत। जैसे IPC, इंडियन पिनल कोड, उसमें सैकड़ों धाराएं हैं, 600 के लगभग करीब धाराएं हैं। दोस्तों अभी आपको बताया गया कि धारा 497, 497 धारा जो है संविधान के साथ मेल नहीं खाती है, तो पूरा IPC थोड़ी खत्म हुआ है। इंडियन पिनल कोड तो आज भी जिंदा है पूरा का पूरा, वो भाग खत्म हो गया है। इसे कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। आप मुझे कहेंगे दोस्तों कि पृथक्करण का सिद्धांत क्यों लाया गया, क्यों अडॉप्ट किया गया? जरूरत का है, पूरा कानून को समाप्त करो ना, छोटा सा भाग है। जैसे हम लोग अक्सर उदाहरण देते हैं कि एक टोकरी है, टोकरी में 10 सेवे हैं, 10 एप्पल्स हैं, उनमें से एक एप्पल खराब है, तो धीरे धीरे वो पूरा का पूरा टोकरी कोई एप्पल जितने भी है उस पूरे के पूरे एप्पल्स को खराब कर देगी। हम सब जानते हैं अच्छी तरह से। हम ये जानते हैं कि जैसे तालाब में कोई एक मछली है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसा हम लोग अक्सर कहते हैं। तो मेरा एक सवाल है आपसे कि जब टोकरी में एक एप्पल जो खराब है, उस एप्पल जो खराब है उसको बाहर फेंका जाए कि पूरी की पूरी टोकरी को फेंका जाए? जैसा मैं कह रहा हूँ कि पूरी टोकरी में जो एप्पल्स है वो सारी एप्पल्स खराब हो जाएगी अगर वो एप्पल जो खराब एप्पल है
वो लगातार उसमें रहेगा। तो आप मुझे कहेंगे दो तरीके हो सकते हैं, नहीं सर आप पूरा का पूरा टोकरी को बाहर फेंक दीजिए। और कुछ लोग कह सकते हैं नहीं सर जो एप्पल खराब है उस एप्पल को फेंकिए। पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है जो भाग खराब है उस भाग को हटा दीजिए, बाकी सारे भाग को रहने दीजिए। आप मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये पृथक्करण का सिद्धांत क्यों अपनाए, ये जो मेरे मित्र लोग मॉन्टेस्क्यू द्वारा दिया गया ये जो कह रहे हैं ना वो सब गलत है। अरे वो पृथक्करण अलग है मेरे भाई, वो शक्तियों का पृथक्करण है, वो सेपरेशन ऑफ द पावर्स अलग है, ये अलग है। शक्तियों का पृथक्करण का मतलब शासन के 3 अंग है, अलग अलग काम करेंगे, वो सेपरेशन ऑफ द पावर्स है। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है, ये पृथक्करण का सिद्धांत और वो पृथक्करण का सिद्धांत एकदम अलग अलग है। तो निशा जी कह रहे एक एप्पल को फेंकना चाहिए, यस एक एप्पल को फेंकने का मतलब ही है पृथक्करण का सिद्धांत। रवि कह रहे हैं एक एप्पल को फेंकिए, पूजा जी भी कह रहे हैं एक एप्पल को फेंकिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना ही उदाहरण दे देता हूँ, मेरी इस अंगुली में इन्फेक्शन हो गया है उदाहरण के तौर पर, तो आप मुझे बताइए क्या मेरी अंगुली काटना चाहेंगे या पूरा आप मुझे ही मारना चाहेंगे। अब ये मत कह देना कि नहीं सर पूरा आपको ही को मारना चाहिए, आपको ही मारना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो भाग खराब है उस भाग को हटा दीजिए, इसे कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। तो तेज सिंह जी खराब एप्पल को फेंकिए ऐसा कह रहे हैं वो। तो यशवंत सिंह जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि मेल ना होने से अभिप्राय संविधान में उल्लेखित विधियों का उल्लंघन है। यस या जिसके बारे में संविधान में जी नहीं, मेल नहीं होने का मतलब है असंगत होना, अर्थात संविधान के साथ जो संविधान में जो बातें लिखी हुई है उसके खिलाफ में होना, इसका मतलब मेल नहीं खाना। सुधा जी कह रहे असंगत भाग को ही हटाना, ना कि पूरा अनुच्छेद। यस पृथक्करण का सिद्धांत यही कह रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। अभी कुछ मित्रों ने पूछा है कि आच्छादन का सिद्धांत भी बताइए, आच्छादन का सिद्धांत भी हम लोग पढ़ेंगे, परित्याग का सिद्धांत भी पढ़ेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर भी पढ़ेंगे कल, और उसके बाद में हम लोग अनुच्छेद 14 को पढ़ना शुरू करेंगे। पूजा जी कह रही है एक अंगुली को हटाना चाहिए, ठीक है मुझे बचा लिया आप लोगों ने। युजवेंद्र जी कह रहे सर शुभ शुभ बोले, ठीक है मैं शुभ शुभ ही बोल रहा हूँ, आप मुझे जिंदा रखना चाह रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल से हम लोग आगे की बात पढ़ेंगे। मेरा फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट, कौन सा रिक्वेस्ट, प्लीज़ आज की वीडियो देखकर ढंग से पुराने पेपर्स को देखिएगा, फिर प्रश्न पूछिएगा। क्लासेस कंटिन्यू रहने वाली है, कंटिन्यू मतलब पहले की जो क्लासेस है उससे जुड़ी हुई है। तो थैंक यू वेरी मच। कह लीजिए सारे सिद्धांत हम लोग बाकी वाले जो बच गए हैं उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।